देखिए बड़ी खबर सुन लीजिए। आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा जिसे गिरफ्तार किया गया था उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरपीएससी के ड्राइवर गोपाल को भी अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ पूरी हो गई, रिमांड अवधि खत्म हुई और ऐसे में दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। संभवतः एसओजी ने आगे रिमांड की जरूरत महसूस नहीं की। न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेजा गया है। पूछताछ में बाबूलाल से उसकी निशानदेही पर एक गाड़ी भी बरामद हुई है। सहयोगी कपिल श्रीमाली मेरे साथ बने हुए हैं। कपिल, एसओजी ने रिमांड मांगी ही नहीं या मांगी थी और ये जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए? प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार जुडिशियल कस्टडी में, क्योंकि पहले गिरफ्तार किया गया और 2 बार रिमांड जो है रिमांड अवधि बढ़वा दी गई थी। एक बार इनकी 2 बार रिमांड पर लेकर इनसे जो पूछताछ है वो की गई है। तो इनसे लगभग जो पूछताछ है वो पूरी हो चुकी है। जो बरामदगी करनी थी, क्योंकि जो राशि पेपर देने के बहाने जो ली गई थी उसमें से 58.5 लाख रुपए की राशि बाबूलाल कटारा के घर से एसओजी रिमांड अवधि के दौरान बरामद कर चुकी है। एक कार जो कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जी चलिए शुक्रिया कपिल। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। शरद पवार ने एक बड़ा ऐलान किया है। देखिए, एनसीपी अध्यक्ष पद पर थे शरद पवार और उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं, ये बड़ी खबर। देखिए, राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है शरद पवार और एनसीपी के अध्यक्ष के तौर पर, एनसीपी के प्रमुख के तौर पर हमेशा से चुनावों में वो पार्टी को लीड करते रहे हैं। हालांकि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन अब शरद पवार ने यह ऐलान कर दिया है कि एनसीपी के अध्यक्ष पद को वो छोड़ रहे हैं। बैकग्राउंड से वो सुझाव पार्टी को अब भी देते रहेंगे, पार्टी को मोरल सपोर्ट भी देते रहेंगे, लेकिन एक्टिव अध्यक्ष पद वो छोड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। पवार खानदान में से ही कोई ये जिम्मेदारी संभालता है या फिर कुछ और किसी चेहरे को मौका दिया जाता है। देखिए, संकेत उन्होंने दिए थे। हालांकि हाल ही में एक बड़ा ऐलान भी, बड़े बयान भी उन्होंने दिए हुए हैं। बस अब सवाल यह है कि अब कौन उनकी जगह लेगा। राकांपा के अध्यक्ष पद के लिए अजीत पवार भी एक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी माना जा सकता है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि क्या एनसीपी में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए जंग हो सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा देने की बात कह दी है। ये बड़ी खबर है और एनसीपी में अब क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, सियासी तस्वीर बदल रही है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। न केवल पोस्टर फेस रहे हैं शरद पवार और बगावत की अटकलें भी थी, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पद छोड़ दिया है। और देखिए, आपको कर्नाटक लिए चलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। तब मालूम पड़ेगा कि गवर्नेंस किस पार्टी अच्छा देना जानती है। मेरा दावा है जहां जहां सरकार कांग्रेस की 3 जगह हैं, तीनों जगह बेहतर काम हो रहा है बजाय की बीजेपी की सरकारों के। सब जगह वहां पर भयंकर तो करप्शन है, थोपे गए वहां पे लोग, कई लोगों में रिएक्शन है। तो मेरा मानना है कि चुनाव एक दिशा तय करेगा देश की। ये चुनाव हमारे लिए खाली कर्नाटक का सवाल नहीं है। इस चुनाव के माध्यम से पूरे मुल्क में एक मैसेज आएगा और मैसेज आएगा कि देश को कहां ले जाना हम लोगों को। तो हम तो पब्लिक से आह्वान करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे, इस बार चुनाव में झटका दो बीजेपी को भी, उनको सबक मिलेगा तो कुछ सुधार करेंगे अपने आप के अंदर। जो गलतियां कर रहे हैं अभी तक अहम घमंड में सुनवाई नहीं कर रहे वो। अगर ये झटका दे दिया पब्लिक ने, डेमोक्रेसी माई बाप पब्लिक होती है, ये झटका दे दिया तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त के अंदर कुछ सुधार होगा भारत सरकार के अंदर भी। उसका लाभ मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा, मेरा मानना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका ये कहना है कि अगर चुनावों में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगी। बहरहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर भरतपुर से है। देखिए, सैनी समाज के आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। 12 दिन
से सैनी समाज हाईवे पर डटा हुआ था, जाम किए हुए था। 12 दिन बाद आखिरकार यह आंदोलन स्थगित किया गया है, यानी अब हाईवे पर से जाम खोल दिया जाएगा एक एक कर। अब सैनी समाज के लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं। ओबीसी आयोग के साथ उनकी बैठक हुई थी और उसके बाद निगाहें इस ओर टिकी हुई थी कि सैनी समाज आपस में बातचीत कर क्या निर्णय लेता है। संभावनाएं थी, चूंकि सब कुछ सकारात्मक रहा था कि यह अपने आंदोलन को लेकर फैसला ले सकते हैं, या तो आंदोलन खत्म किया जाएगा या फिर स्थगित किया जाएगा। आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय सैनी समाज ने मिलकर लिया है। उनके संयोजक मुरारी लाल सैनी ने ये घोषणा कर दी है। स्थगित किए जाने का मतलब ये कि जितने दिन की मोहलत की बात थी, जितने दिन में सकारात्मक संदेश इनको मिलने की उम्मीद है, जो इनसे कहा गया है, उतने दिन ये वेट करेंगे और देखेंगे कि चीजें सचमुच सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं, जिस दिशा में वो चाहते हैं उस दिशा में बढ़ रही हैं, तो ये आंदोलन स्थगित ही रहेगा। लेकिन अगर उन्हें यह महसूस होता है कि चीजें न तो तेजी से बढ़ रही हैं, न उस दिशा में बढ़ रही हैं, तो दोबारा ये सड़कों पर उतर सकते हैं। इसलिए फिलहाल बैठक कर आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आज जो यहाँ आंदोलन का जो 12वां दिन है, 1 मई को जो हमारी ओबीसी आयोग से वार्ता होनी थी, उस आयोग से जो वार्ता हुई उसमें ये तय हुआ कि 10 दिन में हम कलेक्टरों को 10 दिन में रिपोर्ट मंगा रहे हैं, और 10 दिन में जब कलेक्टर रिपोर्ट भेज देंगे तो 1 महीने में हम सर्वे करा करके सरकार को दे देंगे। और ये यहाँ आकर के पूरी समाज के जो पंच पटेले हैं उनसे मैं चर्चा हुई, सबके सहयोग से, सहमति से हम लोगों ने आज 12वें दिन इस आंदोलन को स्थगित किया है आगामी आदेश तक। सर, ये आज आपने जो धरना स्थल दिया था, इस पर अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, उन्होंने भी आपका जब सहयोग दिया है, धन्यवाद हर तरह से दिया, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके लिए जो दूसरे समाज के हमारे भाई हैं, उन्होंने माली सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य समाज का जो आंदोलन का समर्थन किया है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमने सरकार से ये भी रखा था कि आंदोलनों में जो लगे हुए मुकदमे उनको सभी को सरकार वापस ले, इसमें भी सहमति बनी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, चूंकि आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी गई है, अब सैनी समाज के लोग अपने घरों की ओर रुख कर चुके होंगे। देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे स्वप्निल जो लोग थे सैनी समाज के, वो अब अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं। जो संयोजक है मुरारी लाल सैनी, उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है, और इस दौरान जो प्रतिनिधि मंडल जिसकी ओबीसी आयोग के साथ बैठक हुई थी वो भी मौजूद रहा था, और ये फैसला लिया गया। एक बार तो विरोध की स्थिति देखने को मिली, जब प्रतिनिधि मंडल की बात को जो सैनी समाज के आंदोलनकारी थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद समझाइश की गई और समझाया गया कि सरकार हमारा काम कर रही है, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो हमें भी अब एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। उसके बाद काफी देर बाद लोग समझाइश करने के बाद माने, और उसके बाद आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। फिलहाल आंदोलन स्थगित हो गया है, और अब पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन भी वहाँ 12 दिनों से बैठा हुआ था, और कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त वहाँ पर किए गए थे, क्योंकि आंदोलन का आज 12वां दिन था, और आज 12वें दिन आंदोलन की जो स्थगित करने की घोषणा है वो की गई है। कल ओबीसी आयोग के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद कीवर्ड जो यहाँ पर दीपक कीवर्ड है वो ये है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित किया गया है। किस तरह की चीजों का अंदेशा सैनी समाज जता रहा है जिसकी वजह से वो दोबारा सड़कों पर लौटने को मजबूर हो सकते हैं? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि सुसाइड केस का क्या? देखिए, सवाल नंबर 1 का जवाब ये है स्वप्निल की पहले 2022 में जब आंदोलन इन्होंने किया था तो उस समय आश्वासन इनको दिया गया था, लेकिन इनका जो आरक्षण का काम था उस पर होमवर्क सरकार ने नहीं किया, और उसके बाद फिर से सैनी समाज सड़कों पर उतरा। सैनी समाज ने अब ये कहा है कि सरकार ने अब काम आगे बढ़ाया है, ओबीसी आयोग को चिट्ठी लिखी, उसके बाद ओबीसी आयोग ने अब कलेक्टरों से परीक्षण रिपोर्ट मांगी है, और उसके बाद ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। सैनी समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है और जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकार पर हमें भरोसा तो है लेकिन कम है। अगर सरकार ने ज्यादा दिल लगाए इस काम को करने में और चुनावों से पहले इस काम को नहीं किया तो हम दोबारा से सड़कों पर आ जाएंगे, ये उन्होंने कहा है, और इसलिए इस आंदोलन को स्थगित किया है, उन्होंने समाप्त नहीं किया है। दूसरा सवाल का जवाब यह है कि जो आंदोलन स्थल पर मोहन सिंह सैनी द्वारा आत्महत्या की गई थी, उस मामले को लेकर के इन्होंने जो है मांग रखी थी 3 करोड़ रुपए का मुआवजा,
सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा। लेकिन उसका परिवार जो है वो उसने 4 दिन तक इंतजार किया था, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो उसके बाद परिवारजन प्रशासन के पास पहुंचे और प्रशासन से कहा कि हम अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं, आप हमें डेड बॉडी सुपुर्द कर दीजिए। तो प्रशासन और परिवारजनों के बीच जो बात बनी थी वो ये थी कि जो सरकारी जो समाधान है वो कराया जाएगा और सरकार से जो आश्वासन जो सहायता राशि मिलती है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ये कमिटमेंट हुआ था और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कराया गया था। चलिए दीपक, शुक्रिया। सीकर से बड़ी खबर है, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। देखिए 6 लोगों पर हमला किया गया, हमले में सभी को गंभीर चोटें आई हैं। एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया। दादिया थाना क्षेत्र में ये घटना सामने आई है। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक जमीन का विवाद इस खूनी संघर्ष की वजह रहा है। 6 लोगों पर हमला किया गया। देखिए हमलावरों पर खून सवार था, ताबड़तोड़ वार इन 6 लोगों पर किए गए। इन 6 के 6 लोगों की हालत नाजुक है, गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। उन्हें एसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी कंडीशन को डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है, उनका इलाज चल रहा है। दादिया थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके का मुआयना किया है और जांच में जुट चुकी है। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान से हेरोइन मंगाने की फिराक में घूम रहे पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों के कब्जे से एक कार और 4 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि दोनों आरोपी पाकिस्तान से हेरोइन मंगाने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन इसी दौरान बीएसएफ के जवानों के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल दोनों से पूछताछ चल रही है। बाड़मेर के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में घुसने की फिराक में 2 पाक घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने ललकारने के बावजूद भी नहीं रुकने पर और तारबंदी क्रॉस करने की कोशिश के बीच गोली मारी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह जो घटनाक्रम है ये रात को करीब 10 से 12 बजे के बीच का है, जब 2 पाक नागरिक कुछ तस्करी का माल लेकर भारत की तारबंदी क्रॉस करने की फिराक में थे। इसके बाद गडरा रोड थाना क्षेत्र में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ की बाड़मेर वाला चेक पोस्ट के पास जवान गश्त कर रहे थे, तभी पाकिस्तान की तरफ से छुपकर आते 2 लोगों को देखा। लगातार बॉर्डर के वो नजदीक आ रहे थे। भारतीय पिलर क्रॉस कर तारबंदी की तरफ बढ़े। दोनों को बॉर्डर के नजदीक आते देख उन्हें आगाह किया गया कि तारबंदी के नजदीक ना आए, लेकिन दोनों पिलर क्रॉस कर तारबंदी के पास पहुंच गए, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने उन्हें गोली मार दी। डूंगरपुर के बनकोड़ा चौकी पुलिस ने अवैध विस्फोटक के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक ट्रैक्टर से अवैध विस्फोटक बरामद किया। ये अवैध विस्फोटक माइनिंग में इस्तेमाल होने वाला था। पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर में अवैध विस्फोटक भरा है। इस पर पुलिस ने बनकोड़ा छात्रावास के पास नाकाबंदी की। पुलिस ने ट्रैक्टर को रुकवाया, तलाशी ली। ड्राइवर की सीट के नीचे एक बॉक्स में विस्फोटक भरा मिला। शादी में शहनाई बज रही थी, लोग शादी का खाना खा रहे थे। दुल्हन सजी हुई थी, चारों तरफ डेकोरेशन था, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। एक दूसरे के साथ मारपीट होने लगी। दूल्हे के कपड़े खुलवा दिए गए। मंडप में ही दूल्हा नंगा बदन दिखा और उसकी शेरवानी साफा दूर पड़े थे। इस तरह के घटनाक्रम के कुछ देर बाद 2 थानों की पुलिस पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया। मामला दौसा जिले के नांगल मीणा गांव का है। अब आपको बताते हैं आखिर शादी में विघ्न कैसे पड़ा और अंजाम क्या हुआ। दरअसल 1 मई को झूठाहेड़ा गांव के युवक वीरेंद्र मीणा की शादी तय हुई। युवक शादी के दिन बारात लेकर दुल्हन निशा मीणा के गांव नांगल मीणा पहुंचा। सारी रस्मों के बाद दूल्हे को मंडप में फेरों के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच दूल्हे के पास एक फोन आया और इसके बाद दूल्हे ने अपने साफे को दूर फेंक दिया, शादी से इनकार कर दिया, हाथापाई हो गई। दुल्हन को लिए बिना बैरंग वापस लौट गए। दुल्हन पक्ष के लोगों ने शादी के लिए वापस लड़का तलाश किया और नए सिरे से शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
ये अपने नांगल जटवाड़ा पड़ता है, मंडावर थाना इलाके में। वहाँ पर निशा नाम की लड़की थी जिसकी शादी थी। वीरेंद्र नाम का लड़का आया था झूठा एड़ा से, जो आते समय वो किसी बात को लेकर के नाराज हो गया और वापस चला गया, शादी नहीं करी। हमको सूचना मिली थी कि लड़के वो शादी नहीं कर रहा है, वो माइंडली डिस्टर्ब है या कुछ ऐसा है, तो वहाँ जाकर के समझाइश की गई परिवारजन को, और उनको दोनों पक्ष आ गए। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। लड़की की शादी नहीं हुई है, अब दूसरी जगह शादी करेंगे। लड़का वापस चला गया। कोटा में घर से घूमने निकली एक 17 वर्षीय नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर अपहरण हुआ, फिर उज्जैन के एक होटल में ले जाकर 2 लाख रुपए में बेच दिया गया। शादी के नाम पर एक युवक ने करीब 4 महीने तक दुष्कर्म किया। कीटनाशक पीने से कथित पति की मौत होने के बाद ससुराल वालों ने उसको 3 लाख रुपए में दूसरी जगह बेच दिया। कोटा ग्रामीण इलाके में ले जाकर दूसरे व्यक्ति ने 15 दिन तक देह शोषण किया। लगातार देह शोषण से प्रताड़ित बच्ची अचानक बदमाशों के चंगुल से भाग गई और फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जीआरपी पहुंची और बालिका को दस्तयाब किया। पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन की टीम को मौके पर बुलाया। बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। एक दिन कीटनाशक पीने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे किसी अन्य व्यक्ति को 3 लाख में बेच दिया। इस संबंध में जिला कटनी के संबंधित थाने में कार्रवाई की जा रही है। बालिका ने बताया कि वे उसके बाद जब उसे 3 लाख में बेचा गया तो सार्थर खेड़ी गांव थाना सुकेत कोटा राजस्थान में 15 दिन पहले पहुंची, जहां उसे एक जगह रखा गया था। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। रोडवेज बस की चपेट में ये 3 बाइक सवार आ गए। बडेसरा के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर ही इन्होंने दम तोड़ दिया। जेसीबी की मदद से तीनों के शव को निकाला गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राहुल से। राहुल, हादसे की वजह सामने आई है और क्या है जानकारी? अपने लिए भीषण सड़क हादसा जो कि भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में हुआ है, शाहपुरा थाना क्षेत्र में हुआ है। मेगा हाईवे की ये घटना है। ये बस जो थी वैशाली नगर डिपो की है, जो कि भीलवाड़ा से जयपुर की तरफ जा रही थी, जिसने 3 बाइक सवार लोगों को चपेट में ले लिया। तीनों की मौके पर मौत हो गई। सड़क हादसा इतना भीषण था कि जेसीबी को बुलाना पड़ा शवों को बाहर निकालने के लिए। हाल फिलहाल शवों को मोर्चे में रखवा दिया गया है। थानाधिकारी वहां पे पहुंच चुके हैं। एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा वहां पहुंच चुकी है और तीनों मृतकों की पहचान हो चुकी है। फकीर मोहम्मद है, उनकी पत्नी है शमीम बानो और पुत्र अली थे, जो कि भीलवाड़ा से एक शादी समारोह को अटेंड करने के लिए शाहपुरा जा रहे थे। उस दौरान ये हादसा हुआ है। हाल फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है, पर कहीं ना कहीं जो आसपास का क्षेत्र था उसमें दहशत का माहौल हो गया है और मौके पे भीड़ जमा हो गई थी इस भीषण सड़क हादसे को देखते हुए। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मांडवा पुलिस बदमाश मुठभेड़ मामले में अपडेट सुनिए। आरोपी श्रवण को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। रनिया गैंग का गुर्गा श्रवण, इसे गुजरात बॉर्डर पर कोटड़ा इलाके में जंगलों से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार किए जाने के बाद इसे कोर्ट में पेश कर इसकी रिमांड मांगी गई। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर इसे भेजा है। अब इन 3 दिनों में पुलिस इसके पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी ये जानता है, उसे उगलवाने की कोशिश करेगी। इस भी और रनिया गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश भी चल रही है। श्रवण से मिले ब्रेक थ्रू, अगर पूछताछ में ब्रेक थ्रू मिलता है तो कई लोगों को पकड़ा जा सकता है जो कि रनिया गैंग से जुड़े हुए हों। बहरहाल ये बड़ी खबर, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर श्रवण को पुलिस को सौंप दिया गया है। झुंझुनू के मंडरेला में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। चूरू जिले की नौरंगपुरा की एक महिला इलाज के लिए सोमवार सुबह मंडरेला के नेहरा अस्पताल आई। चिकित्सकों ने भर्ती किया। शाम तक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया, शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है अस्पताल के चिकित्सकों ने गलत इलाज किया, जिसके कारण महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हुई। परिजनों और ग्रामीणों ने मांग की है कि शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाए।
जिसमें उनके भी लोग शामिल हों। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया जाए। ये है 302 का मुकदमा हो इन पर, और अस्पताल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज चाहिए हमें, क्योंकि महिला चलकर आई थी। अगर गंभीर बीमार हो तो वो चलकर हॉस्पिटल नहीं जा सकती रोड पर। हमारी मुख्य मांगे हैं, यहाँ पे इलाज के लिए महिला को लेके आए थे, इन्होंने इलाज के दौरान गलत ट्रीटमेंट देने से महिला की मृत्यु हो गई। इसके खिलाफ डॉक्टर पे 302 का मुकदमा दर्ज हो और एसपी साहब की आश्वासन के बाद हम आगे को निर्णय लेंगे। 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद में ही हम डेड बॉडी यहाँ से उठाएंगे। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।